नमस्कार साथियों, स्टूडेंट लाइफ की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का सत्र 2021 वाइज का प्रश्नों के आज हम हल करेंगे। उसमें संस्कृत व्याकरण के जो भी प्रश्न आए इतने सीधे और सरल प्रश्न आए कि आप उन प्रश्नों को बिल्कुल ही चुटकियों में, ये समझिए कि आप लोग बिल्कुल आसानी से उन प्रश्नों को कर सकते हो। केवल ग्रामर के विषय में हम थोड़ी सी यदि जानकारी रखते हैं तो उन जानकारी के हिसाब से भी हम इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो हम आओ इन प्रश्नों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा पहला प्रश्न आया है कि सज्जन पदस्य संधि विच्छेदम सज्जन ऐसा आया है, सज्जन पदस्य, तो सज्जन आया है हमारा, सज्जन पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा, संधि विच्छेदम लिखत, यानी संधि विच्छेद। देखिए अब देखो, सज्जन विषय का हमारा सज्जन शब्द है हमारा, तो इसका हमें संधि विच्छेद, आपको राजस्थान बोर्ड में पेपर जो आएगा वहां पर तो केवल इस सज्जन शब्द का आपको संधि विच्छेद ही पूछेगा और संधि का नाम भी पूछेगा। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सज्जन, तो हमारा इसमें व्यंजन संधि, जो हमारी व्यंजन संधि जिसे संस्कृत में हल संधि कहते हैं, उस हिसाब से व्यंजन संधि का ये इष्टत्व संधि का ये पार्ट है। तो आज हम इस संधि को समझने की, इष्टत्व संधि, इष्ट संधि, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर में आपका ये आंसर आ जाएगा। इष्टत्व संधि कहती है कि हमारी से या तेवर के बाद, से या तेवर के बाद शे या चे वर्ग आए, शे या चे वर्ग आए, तो शे या तेवर के बाद शे या चे वर्ग आए। से तेवर्ग, तेवर्ग में आते हैं पांचों, ते थे दे देने, चे वर्ग चे छे ज झ य, तो इनके बाद ये आए तो ये संधि कहती है कि से का तो शय हो जाता है, से का शय हो जाता है, और ते वर्ग का, ते वर्ग का, ते वर्ग का चे वर्ग हो जाता है। ते वर्ग का क्या हो जाएगा हमारा, चे वर्ग हो जाएगा, ते वर्ग का हमारा चे वर्ग हो जाएगा। उसी हिसाब से हम करते हैं सत, तो इसकी संधि विच्छेद होगी हमारी सद प्लस जनह, सद प्लस जनह, तो इस ते वर्ग में ते थे दे तृतीय वर्ण है हमारा, तो इस जब हमारा तृतीय वर्ण, तवर्ग का तृतीय वर्ण आया है, तो उस तवर्ग के तृतीय वर्ण में अब हम इसको करेंगे। तवर्ग के तृतीय वर्ण जैसे ही आया हमारा, तो तेवर्ग का जो तृतीय वर्ण आया है हमारा, तो ते थे दे यानी तृतीय वर्ण आया हमारा, और उस तृतीय वर्ण के हिसाब से हम क्या करेंगे, चे वर्ग का भी तृतीय वर्ण करेंगे, चे छे जे, तो इस प्रकार से हमारी संधि होगी सज्जन, सज्जन। तो कहने का मतलब है हमारी, यदि हमें संधि के नियम थोड़े से याद है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सज्जन यानी सत प्लस जन, सज्जन, और सज्जन की इष्टत्व संधि के हिसाब से हमारी ये पहला प्रश्न। तो इतना सरल और सीधा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हमारा सामने आया है कहे प्लस अयम, जैसे हमारा आया है कहे प्लस अयम। अब इसको हम कितनी सीधी संधि है कि जब इसमें विसर्ग संधि है, जितने भी विसर्ग संधि के उदाहरण आएंगे तो उसमें विसर्ग होना अति आवश्यक होगा, और जब हमारे संधि विच्छेद किया हुआ देता होता है और जहां पर विसर्ग दिया होता है तो ये समझिए आप वहां पर विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में सबसे आसान तरीका, विसर्ग संधि में यदि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो, तो हमेशा विसर्ग का ऊ होता है, और जहां पर विसर्ग का ऊ हो गया तो ये समझो उत्त विसर्ग संधि है। और यदि विसर्ग से पहले आ हो, यदि विसर्ग से पहले ए हो तो ऊ हो गया, और यदि विसर्ग से पहले आ हो तो वहां पर विसर्ग का लोप होता है। और यदि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर कोई भी वर्ण आए तो वहां विसर्ग का रे हो जाता है। लेकिन हमारे यहां पर क्या आया है, विसर्ग से पहले ए आया है और उसके बाद भी ए आया है। तो विसर्ग से पहले हमारा आया है, इस विसर्ग से पहले ए वर्ण आया है हमारा, और उसके बाद भी हमारा क्या आया है, ए वर्ण आया है। तो उत्त विसर्ग संधि कहती है हमारी कि यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, विसर्ग का ऊ हो जाता है। ये हमारी उत्त विसर्ग संधि इतना कहती है। और जब हम ए और ऊ, ए के बाद ऊ, आपने जैसे कि गुण संधि में पढ़ा था, यदि ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो उनका ओ हो जाता है, इसलिए गुणकार्य होकर इनका ओ हो गया, और ओ के बाद ए वर्ण आ रहा है हमारा, क्योंकि यहां विसर्ग का ओ हो गया, ओ हो गया, ओ के बाद ए वर्ण आ रहा है,
तो हमारी पूर्व संधि कहती है कि यदि पदांत ए और ओ के बाद यदि ए वर्ण आता है तो ए का अवग्रह हो जाता है, इसलिए इस शब्द का हमारा बनेगा को अयम। को अयम कहने का मतलब हमारी संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी कौन सी हमारी? उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एक छोटे से मैटर में पूरा कंप्लीट आपको विसर्ग संधि के बारे में बताया, जैसे हमारा, तो इसलिए को अयम होगा इसका। अगला तीसरा प्रश्न है कि सह के योग में, यहां पर कारकों का प्रश्न आ गया। तो कारकों में एक नियम है हमारा, सह, साकम, सार्धम और समम। कारकों में हमारा नियम है सह, साकम, सार्धम और समम। इनके योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं हम सह, साकम, सार्धम, समम जो हमारा नियम है उस हिसाब से देखते हैं हम। तो जैसे एक नियम है सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने। इस नियम को थोड़ा सा समझिए, यानी सह युक्त यानी कि उनके साथ में आने वाले शब्द जब प्रधान होता है तो वहां पर हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वहां पर हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इनके युक्त यानी साथ में कौन कौन से वर्ण हैं उनको हम समझेंगे, यानी सह, साकम, सार्धम और समम। सार्धम और समम, इन सभी का अर्थ होता है साथ। क्या अर्थ होता है? साथ अर्थ होता है हमारा। क्या अर्थ होता है हमारा? साथ अर्थ होगा हमारा। क्या अर्थ होगा हमारा? साथ। तो इन सब सह का भी साथ होता है, साकम का भी साथ होता है, सार्धम का भी साथ होता है और समम का भी हमारा साथ होता है। इन सभी के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल, यहां तो प्रश्नों में आया कि सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा उदाहरण समझा देता हूं। जैसे एक फेमस उदाहरण है कि राम के साथ सीता वन में गई थी। तो किस प्रकार से बनाएंगे? किसके साथ गई थी? राम के साथ, यानी जिसके साथ जाया जाए वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए किसके साथ गई थी? राम के साथ, इसलिए मैं बना रहा हूं। तो इसमें तृतीय विभक्ति कर देंगे हम रामेण। साथ की संस्कृत हमने क्या लिख दी? सह। साथ की क्या हो गई? सह। रामेण सह। कौन गई थी? सीता गई थी। इसका मतलब हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। और यदि संस्कृत में हम कहें तो लंग लकार, यानी कि लट लकार वर्तमान काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, लिट लकार भविष्य काल के लिए। तो हमारा, तो इसलिए रामेण सह सीता वनम अगच्छत। अब यहां पर थोड़ा सा मैं और समझाना चाहूंगा, क्योंकि हमारी ग्रामर में भी आया है कि कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष एवं उस वचन की होगी। यहां पर कर्ता हमारा, जितने भी हमारे नाम हैं वे सभी के सभी हमारे प्रथम पुरुष एक वचन में आते हैं, इसीलिए इसमें ये आया है। अगला हमारा प्रश्न है हमारा कि सूची पर्यावरण इति इसमें पाठों से संबंधित है हमारा, कि इसमें इसके पाठ के लेखक का नाम, तो पाठ के लेखक का नाम हमारा आया है हरिदत्त शर्मन है। तो अगले क्वेश्चन है हमारा, जैसे एक आया गम प्लस सत्री प्रत्यय। अब सत्री के प्रत्यय के बारे में छोटा सा बता रहा हूं। गम प्लस सत्री प्रत्यय, प्लस सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुए अर्थ में किया जाता है और सत्री प्रत्यय का अत शेष रहता है। सत्री प्रत्यय का अत शेष रहता है, जो पुल्लिंग में अन हो जाता है, स्त्रीलिंग में अंति हो जाता है और नपुंसकलिंग में अत रहता है। तो हमारा इस यहां पर सत्री का अत शेष रहा, इसलिए यहां पर पुल्लिंग में कार्य होगा। यहां पर पुल्लिंग में अन होता है और स्त्रीलिंग में अंति होता है, यानी बड़ी ती की मात्रा लगी यहां पर। तो यहां पर कहने का मतलब हमारा, इसलिए हमारा अब प्रश्न पढ़ने की बारी है कि क्या आया है? ग्रामम खालिस्तान तृणम गच्छति। तो ग्रामम यानी गांव में, गच्छन यानी जाते हुए, तो इसमें आएगा अन्न करके गम धातु हमेशा गच्छ रूप में चलते हैं, इसलिए बनेगा गच्छन। तो हमारा इस खालिस्तान में आएगा हमारा गच्छन आंसर। अगला है हमारा प्रश्न, जैसे हमारा आया है ग्रामात एक सुंदरम उद्यानमस्ति। वहां पर इन अव्यय शब्दों के जो हमारे जो अव्यय शब्द आए, अपी आया यहां पर। अपी का अर्थ होता है भी, बही यानी बाहर, और यावत
वही बाहर, और यावत शब्द है यावत तक, तो यहां पर वही शब्द आएगा। इन ऐसे प्रश्नों को हम सबसे पहले उनका अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ के बाद में हमारा जो भी उपसर्ग अव्यय शब्द जो आया है उसके अर्थ, और अर्थ के अनुरूप यहां पर वही शब्द आएगा हमारा। अगले प्रश्न में हमारा वही शब्द आएगा, यानी गांव, क्या कह रहा है ये, ग्रामात वही एक सुंदर उद्यानम अस्ति, यानी गांव के बाहर एक सुंदर बगीचा है। अगला है हमारा क्वेश्चन है कि सप्तमी छात्र शब्द में, अब सुन लीजिए, जो छात्र शब्द की हमें सप्तमी विभक्ति बतानी है इसमें। अब यहां पर प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, छात्र की प्रथमा एक वचन में छात्रे होता है हमारा, द्विवचन में हमारा, है ना, छात्रे, छात्रयो, छात्रेषु। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखा है, यहां पर छात्रे नहीं आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खालिस्तान पत्रम, खालिस्तान राकेश विनम्र, यानी राकेश विनम्र है, तो वहां पर एक के लिए नहीं आएगा, यानी छात्रों में राकेश विनम्र है, तो यहां पर हमेशा या छात्रेषु यहां पर आंसर होगा हमारा, क्योंकि अनेक में से जब किसी एक को छाटा जाए वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर क्योंकि छात्रों में से सप्तमी विभक्ति पहले दे रखा है, इसलिए यहां पर हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे पत्रम पतति, वृक्ष शब्द की हमें पंचमी शब्दें। अब जब हमारा वृक्ष शब्द की हमें पंचमी विभक्ति बतानी है, पंचमी विभक्ति वृक्ष शब्द की, तो वृक्ष शब्द हमारा राम की तरह ही रूप चलेंगे हमारा, तो उसमें हमें वृक्ष की वृक्षात होगी पंचमी विभक्ति। यदि वृक्षात ये आएगा पत्रम पतति, लेकिन वृक्षात पत्रम पतति, यदि यहां पर थोड़ा सा अंतर दे देता, वो यहां पत्रम की जगह पत्राणी दे देता, खालिस्तान में यदि खालिस्तान लिख करके पत्राणी पतंती ये दे देता आपको, तो खालिस्तान में, क्योंकि यहां पर हमारा क्या है, बहुवचन आ रहा है, यहां हमारा एक वचन आ रहा है, लेकिन वृक्ष तो एक है, इसलिए यहां पर केवल हमारा वृक्षात ही रहेगा। हाँ, खालिस्तान में यदि यहां पर पत्राणी इसकी जगह खालिस्तान दे देता तो वहां पर हमारा पतंती हो जाता, इसलिए इस खालिस्तान में हमारा ये आंसर आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है अधोलिखित, यानी 11 से 15 तक शुद्धम कृत्वा पुनः लिखत, जैसे त्वम कुत्र गच्छति, यहां पर हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए जो नियम काम में आए हैं उस नियम के तहत ये प्रश्न आया है हमारा, तो इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला प्रश्न, पहला है, मैं यहां लिख देता हूं, त्वम कुत्र गच्छति, त्वम कुत्र गच्छति। अब यहां पर हमारी संस्कृत में जब हम ग्रामर में संस्कृत में हिंदी से जब संस्कृत बनाते हैं तो उस समय हमेशा कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन का होता है, क्रिया हमेशा उसी पुरुष एवं उसी वचन की होगी। हमें भी यही नियम याद रखना है कि कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष एवं उसी वचन की होगी। यहां पर कर्ता है त्वम, कुत्र कहां, गच्छति यहां क्रिया ये रही हमारी, तो हमारा कर्ता ये रहा हमारा और हमारी क्रिया ये रही। अब सुन लीजिए, यहां पर कर्ता जिस पुरुष का, यानी कर्ता किस पुरुष का है, ये त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, कर्ता किसका है, मध्यम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। जबकि ये क्रिया जो दे रखी है हमें, ये प्रथम पुरुष के एक वचन की दे रखी है, इसलिए हमें इसको भी मध्यम पुरुष का एक वचन करना होगा, तभी हमारा ये वाक्य कंप्लीट पूर्ण होगा। तो त्वम कुत्र गच्छसि, ये हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, यानी कि गच्छति की जगह क्या आएगा हमारा, गच्छसि आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे राम है श्यामौ च पुस्तकम पठति, राम है श्यामौ च पुस्तकम पठति, राम है श्यामौ च पुस्तकम पठति। वही जब एक या एक से अधिक नाम हो, हमेशा जितने भी नाम आते हैं वो हमेशा प्रथम पुरुष में ही गिने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली, यानी कि क्या ध्यान रखना है कि जितने भी नाम होते हैं वो हमेशा प्रथम पुरुष में ही गिने जाते हैं। यदि एक है तो वहां पर प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया आएगी, दो है तो वहां पर प्रथम पुरुष की द्विवचन की क्रिया आएगी, और जहां पर दो से अधिक है वह प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया आएगी। यहां पर राम श्यामौ च, यानी दो है राम और श्याम, जबकि यहां पर एक दे रखा है क्रिया हमारी, इसलिए इसमें पठती न हो करके हम इसका सही बनाएंगे, राम है श्यामौ
चे पुस्तकम पुस्तकम। अब हमारा बना है यानी कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन का होगा, तो यानी द्विवचन हमारे दो नाम है, इसलिए यहां पर पठती की जगह क्या आएगा, पठती, पठत है आएगा, क्या आएगा, पठत है आएगा हमारा, पुस्तकम पठत है, तब जाके हमारा ये शुद्ध होगा। तो यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन का होगा, क्रिया भी हमेशा उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। अगला प्रश्न है हमारा महानगरम महानगराणाम वाहन नाम अनंता पंक्त है। ये छावंती नहीं है, ये धावंती है। यहाँ पर ये छावंती जो लिखा हुआ है यहाँ पर धावंती है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, तो इसलिए इसको जरा ध्यान देना आप लोग। तो महानगराणाम यानी महानगरों में, मैंने कहा था षष्ठी यानी सप्तमी, यानी यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ। महानगराणाम जो यहाँ पर दे रखा है आपका, महानगराणाम जो आपका दे रखा है, ये इसकी जगह हमें महानगरेशु आएगा। क्या आएगा हमारा, महानगरेशु, महानगरेशु, यानी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन की क्रिया आएगी यहां पर हमारी, इसलिए महानगरेशु आ जाएगा हमारा। वाहन नाम अनंतः पंक्त है, ये छावंती नहीं है, धावंती है हमारा, ये आगे हमारा धावंती शब्द है हमारा। तो इसलिए तो हमारा शब्द में महानगरेशु जो अंडरलाइन दे रखा है महानगराणाम में, उस अंडरलाइन के ऊपर हमारा इसके लिए क्या आएगा, महानगरेशु होगा। आगे हम और क्वेश्चनों को देखते हैं। और क्वेश्चन है हमारे जैसे हमारा अगला प्रश्न है जैसे अस्माकम विद्यालये 50, जितने भी संख्यावाची शब्द हैं, ध्यान रखना बोर्ड में आपको संख्यावाची शब्द का प्रश्न आएगा, और कितने से आएगा, 100 से अधिक वाला आएगा। यहां पर क्या लिखा है उसने, 50 यानी 500, लेकिन फिर भी अशुद्ध लिखा है उसने अशुद्ध लिखा है, कितना सा, थोड़ा सा शुद्ध लिखा है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यदि आपने थोड़ा सा ध्यान देखा, इसने लिखा है 50, इतना सा लिखा है 50, तय के नीचे अंत लगा दिया इसने, 50, इसने क्या किया, तय के नीचे लगा। अब शतम को हम क्या बोलते हैं, शतम बोलते हैं 100 को, शत नहीं बोलते, शतम शब्द बोलता है हमारा। क्या होता है, शतम, शतम का अर्थ तो क्या होता है, 100 होता है हमारा। अब कितना, 50 यानी 500, इसलिए एक शतम यानी 100, द्विशतम 200, त्रिशतम 300, है ना। उसी प्रकार से हमारा 50 आएगा यहाँ पर, ये हमारा शुद्ध रूप होगा 50, 50, क्योंकि यहां पर इन्होंने शत शब्द दिया हुआ है जो कि अशुद्ध है, हमें शुद्ध करके क्या लिखना होगा, 50, यानी कि संख्या ज्ञान भी हमारा इस पेपर के अंतर्गत, जो मेन हमारा बोर्ड का पेपर लगेगा उसमें संख्या ज्ञान भी आएगी। तो 100 से अधिक यानी 100 से अधिक वाली आपकी संख्या ज्ञान आएगी। 100 से जितने भी अधिक है हमारे, तो उससे संबंधित ये संख्यावाची शब्द आएंगे। यहां पर 500 आया है, इसलिए यहां पर 50 होगा। अगला प्रश्न है हमारा शिष्यम गुरुम निवेदयति। अब यहां पर ध्यान रखना, नी उपसर्ग है, शिष्यम, शिष्यम गुरुम निवेदयति, निवेदयति, ध्यान रखना है, ये चतुर्थी विभक्ति का नियम है हमारा। नी उपसर्ग पूर्वक विद धातु में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर इसमें अंडरलाइन कर रखा है गुरुम में, यहां पर द्वितीय विभक्ति दी हुई है, लेकिन हमें कौन सी करनी है, चतुर्थी विभक्ति। जब नी उपसर्ग पूर्वक विद धातु दिया होता है वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब गुरु शब्द की चतुर्थ विभक्ति गुरवे होता है, गुरु शब्द की चतुर्थ विभक्ति क्या होती है, गुरवे होता है, इसलिए इसका आएगा शिष्यम गुरवे निवेदयति, निवेदयति। आगे हम जो ग्रामर का जो मेन चैप्टर है हमारा, ग्रामर का यानी हिंदी से संस्कृत बनाना, यदि आपने ये सीख लिया तो दुनिया कोई ताकत नहीं आपको संस्कृत में रोक सकती है। संस्कृत में आपको हिंदी से संस्कृत बनाना, उसके बाद संस्कृत में सब कुछ। हाँ, इसका हम अगली वीडियो में हम इसके हिंदी जो संस्कृत बनाएंगे वो हम अगली वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। या यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर यानी अधिक से अधिक फैलाएं, आपका भी भला होगा, साथ में और साथियों का सबका भला हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक फैला दो, चारों तरफ फैला दो, आप लोग जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में फैला दीजिए, ताकि अधिक से अधिक भला हो सके। जो हम यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं उसका आपको भी लाभ मिले और सभी छात्रों को लाभ मिले।